हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग यानी बही खाता लेखा शास्त्र के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है लेखांकन की अवधारणाएं, प्रथाएं एवं मान्यताएं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेखांकन की अवधारणाओं के बारे में। तो जैसा कि है कि लेखा शास्त्र की प्रकृति का ज्ञान इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर ज्ञात किया जाता है एवं इसका मानवीय ज्ञान से संबंधित विषयों के साथ संबंध भी ज्ञात किया जा सकता है। लेखाशास्त्र कुछ निश्चित सिद्धांतों, मान्यताओं, प्रथाओं, अवधारणाओं पर आधारित है। ये जो अवधारणाएं हैं, तो इन अवधारणाओं, मान्यताओं एवं प्रथाओं से संबंधित विचारधाराओं में सभी विद्वान जो कि लेखांकन में दक्ष हैं वो एकमत नहीं हैं, परंतु लेखाशास्त्र की कुछ अवधारणाएं हैं जिनके बारे में सभी विद्वानों का मत लगभग एक जैसा है। तो आइए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अवधारणाएं होती क्या हैं, तो अगर संक्षेप में हम बताएं तो संक्षेप में अवधारणाओं का मतलब होता है जो प्राचीन समय से जो नियम चले आ रहे जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवधारणा। तो जिसमें सबसे पहला हमारा आता है कौन सा, मुद्रा माप की अवधारणा। मुद्रा माप की अवधारणा क्या होती है, तो व्यवसाय की ऐसी क्रियाएं, सौदे एवं घटनाएं जिनकी मुद्रा में माप की जा सकती है, लेखाशास्त्र की वो विषय सामग्री होती हैं। जिसे मुद्रा में प्रकट नहीं किया जा सकता है उसे लेखाशास्त्र की पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी व्यवसाय में ऐसी कोई भी सौदे होते हैं या फिर ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं जिनका माप हम मुद्रा में नहीं कर सकते, तो उन्हें हम अपनी पुस्तकों में नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो व्यवसायी है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इसका संबंध व्यवसाय की मुद्रा से नहीं है, तो इसका लेखा नहीं किया जाएगा। किसी एम्प्लॉय की गाड़ी खराब हो गई, तो इसका संबंध भी व्यवसाय से नहीं है, तो इसका लेखा भी नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लेखों को हम लिखते हैं जिनका माप हम मुद्रा में कर सकते हैं। जैसे व्यवसाय की भवन, मशीन, उसका माल कितना बेचा गया, कितना खरीदा गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो मुद्रा से संबंधित है। और हड़ताल हो गया, जैसे कि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर देते, तो इसका संबंध भी मुद्रा से नहीं है, तो इसकी भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से जो अतः मुद्रा माप की अवधारणा का आशय केवल ऐसे सौदों आदि का लेखा करना है जिनकी माप मुद्रा में की जा सकती है। दूसरा है हमारा लागत अवधारणा यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो लागत अवधारणा क्या होती है, तो लागत अवधारणा जो है, तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की संपत्तियों का लेखा इनके लागत मूल्य पर किया जाता है और बाद में इन संपत्तियों के संबंध में जो भी लेखे किए जाएंगे उनकी आधारशिला इन संपत्तियों की लागत ही होगी। इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय में जितनी भी संपत्तियाँ हैं, जैसे भवन, मशीनरी इत्यादि, तो उनका जो लेखा हम करेंगे वो उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जिन मूल्यों पर उनको खरीदा गया है या फिर उन्हें बनाया गया है वो होता है लागत मूल्य। तो उनका लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाएगा। हाँ, समय समय पर क्योंकि संपत्तियों में गड़बड़ी आती है, तो उनका मूल्य, कुछ संपत्ति का मूल्य टाइम के साथ साथ कम होता है और कुछ का मूल्य बढ़ता है, तो उनके मूल्य में जो भी परिवर्तन होता है कम या ज़्यादा का, उनका जो लेखा होता है वो भी उनके लागत मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि कोई भी लेखा करेंगे संपत्तियों के बारे में तो उनकी आधारशिला क्या होगी, उनका लागत मूल्य। इसके बाद तीसरा है प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा एवं लागत एवं आय की तुलना की अवधारणा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लेखांकन में जो प्रयत्न होते हैं उन्हें लागत और जो परिणाम होते हैं उन प्रयत्नों के उनको आय की संज्ञा दी जाती है। एक निर्धारित अवधि पर जो कि बहुधा 1 वर्ष की होती है, लागत और आय की तुलना की जाती है। इसे लागत और आय की तुलना की अवधारणा भी कहते हैं और इसी को प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहा जाता है। इस अवधारणा का प्रभाव ये होता है कि एक निश्चित टाइम पर जो व्यवसायी है वो ये ज्ञात कर सकता है कि उसने जितना भी लागत लगाया है अपने व्यवसाय में, अपने व्यवसाय के लिए जितना भी उसने प्रयत्न किया है, उसके परिणाम जो है वो उससे अधिक हैं या फिर उससे कम है या फिर उसके बराबर है। यानी कि उसे इतना पता चलता है एक निश्चित अवधि में कि उसके द्वारा किए गए कार्य से उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुई। इसके बाद चौथा, सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा। इसका मतलब ये हुआ कि लेखांकन की यह महत्वपूर्ण अवधारणा है कि लेखांकन की विषय सामग्री की सत्यता की जांच बाह्य प्रमाण द्वारा अवश्य की जानी चाहिए। बाह्य प्रमाण का आशय उन प्रयत्नों एवं प्रमाणकों आदि से है जिनके आधार पर लेखे किए जाते हैं। इस बाह्य प्रमाण का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमने कहीं से माल खरीदा है तो उसका रिसिप्ट हमें ज़रूर मिलेगा, तो उनके आधार पर हमें अपना लेखा करना चाहिए। किसी को हम सामान बेच रहे हैं तो भी हम रिसीप्ट देते हैं, तो उसके आधार पर लेखा किया जाना चाहिए। जो भी वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स जो तैयार किए जाते हैं किसी भी सौदे से संबंधित, तो उनके आधार पे हमें लेखा किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी भी विवाद, अगर व्यवसाय संबंधी कोई विवाद होता है तो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन प्रमाणकों को हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लेखांकन को बहुत अधिक अगर हमें वैज्ञानिक बनाना है तो हमें इनका लेखा जो है वो बाह्य प्रमाण के आधार पर करना चाहिए। पाँचवा है हमारा पृथक व्यवसाय की अवधारणा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवधारणा है। इसके अंतर्गत व्यवसाय की इकाई को इसके स्वामी से पृथक माना जाता है। यह पृथकत्व लेखांकन में ही होता है। इसका मतलब ये होता है इस अवधारणा का कि जो व्यवसायी
जो व्यवसायी यानी कि जो बिजनेसमैन होता है उसको उसी के बिज़नेस से अलग माना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है अगर उसने पूंजी लगाई है व्यापार में अपने बिज़नेस में, तो उस पूंजी का लेखा हम अलग से करेंगे। अगर हम उस पूंजी का लेखा नहीं करते हैं ये सोच के कि ये तो बिजनेसमैन का ही बिज़नेस है, तो हमें सही टाइम पर अपने प्रॉफिट या लॉस के बारे में सही से पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें पूंजी का लेखा अलग दिखाना होता है। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने व्यवसाय से आहरण किया है, यानी कि अपने व्यवसाय से ही कोई सामान अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया है, तो उसका लेखा भी हमें ये सोच के करना चाहिए कि ये कोई किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो अगर ये सोच के हम उसका लेखा करेंगे तो हमें एक निश्चित अवधि पर सही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, हमारे लाभ एवं हानि का, आय एवं व्यय का। तो इसलिए व्यवसाय को व्यवसायी से अलग मान करके हम लोग जितनी भी व्यवसायी द्वारा सौदे किए जाते हैं उसे हम एक बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए सौदे या फिर बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य मान करके ही उनका लेखा करते हैं। छठवां है चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि हमारा व्यवसाय जो है वो हमेशा निरंतर चलता ही रहेगा आगे और वो कभी बंद नहीं होगा। तो इस वजह से व्यवसाय में जो भी सौदे होते हैं उन सभी को तो लिखा ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सौदे होते हैं जैसे कि मान लीजिए हमने हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन इस साल का वेतन नहीं दिया है, तो हमें अगले साल वो वेतन देना है। तो इसका लेखा भी हम करेंगे, जबकि हमने उन्हें वेतन नहीं दिया है तो इसका लेखा हम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगले साल हमें उन्हें ये उनका वेतन देना है, तो इसका लेखा हम अदत्त वेतन के रूप में करेंगे। और अगर हमने किसी से पहले ही से ही एडवांस में ले लिया और अभी तक हमने उसके लिए काम नहीं किया है तो वो पूर्वदत्त व्यय हो गया, तो उसका लेखा भी हम ये मानकर चलेंगे कि अगले साल हमें इस संबंध में कार्य करना है। इसी हिसाब से हमारे कोई भी ऐसे कार्य या सौदे या घटनाएं होती हैं जिनका संबंध अगले साल से या उसके बाद के वर्ष से होता है, तो भी उसका लेखा हम ये सोच कर करते हैं कि ये हमारा व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा और ये चीज़ों को हम फिर सही करेंगे। तो इसलिए चालू व्यवसाय की अवधारणा ये कहती है कि हमारा व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा। ये सोच करके हमें व्यवसाय में जितने भी अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित आय हैं इन सभी का लेखा करना चाहिए। सातवां है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा का मतलब ये है कि एक व्यवसाय जो है वो अनिश्चित काल तक चलता है, यानी हमें ये पता नहीं रहता कि हमारा बिज़नेस कितने टाइम तक चलेगा, कब बंद होगा, हमें ये नहीं पता होता। और किसी भी व्यवसाय को ये जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसमें उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है उसके बिज़नेस में। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक अवधि निर्धारित की जाती है, जिस अवधि के पश्चात हम अपने व्यवसाय के प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका या फिर उनका एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए मेनली किसी भी बिज़नेस में 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की जाती है, यानी कि जिस दिन बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उससे अगले साल 1 साल पूरा होने पे जो 1 साल का लास्ट डे रहेगा, जैसे 1 जनवरी को हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो 31 दिसंबर को हम अपने व्यवसाय का पूरा विश्लेषण करेंगे, व्यवसाय में किए गए लेखों का, और उससे पता लगाएंगे कि हमारे बिज़नेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ या फिर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। और यह अवधि व्यवसाय के उद्देश्य के आधार पर अलग अलग टाइम की भी हो सकती है, जैसे अगर व्यवसाय का उद्देश्य कोई दूसरे टाइप का है तो उसमें 2 वर्ष पर भी हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, किसी में 6 महीने पर भी कर सकते हैं और कहीं कहीं पर हर महीने भी किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से व्यवसाय के उद्देश्य पर निर्भर करता है। अब आता है हमारा द्विपक्ष अवधारणा। जैसा कि इसके पहले में हम लोग पहले ही पढ़ चुके दोहरी लेखा प्रणाली के बारे में। तो द्विपक्ष अवधारणा वही होती है कि प्रत्येक सौदे के 2 रूप होते हैं, ये 2 खातों को प्रभावित करता है और इसलिए इसके दोनों रूपों का लेखा किया जाना चाहिए, जिसमें से कि हम एक पक्ष को डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं। लेखांकन की जो नींव होती है वो ही द्विपक्ष अवधारणा होती है, चाहे व्यक्तिगत खाता हो, वास्तविक हो या फिर अवास्तविक खाता हो, सभी प्रकार के खातों में द्विपक्ष की अवधारणा का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। 9वां है हमारा पूंजी अवधारणा। इसका आशय ये होता है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग किया जाना चाहिए। एकाकी व्यवसाय द्वारा पूंजी नकदी में भी दी जा सकती है और माल या संपत्ति में भी दी जा सकती है। तो कोई भी कंडीशन हो, हमें पूंजी का जो लेखा है वो हमेशा अलग से करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि व्यवसाय में व्यवसायी ने ही पूंजी लगाई है तो उसका लेखा नहीं करेंगे, हमें पूंजी का लेखा अलग से करना ही चाहिए। इसके बाद आता है हमारा वसूली अवधारणा। वसूली अवधारणा का मतलब होता है कि लाभ को तब तक उपार्जित किया हुआ नहीं माना जाता है जब तक कि यह या तो नकद वसूल नहीं हो जाता या अन्य पक्ष इसे देने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि हमें तब तक किसी पैसा जो है वो वसूल नहीं मानना चाहिए जब तक कि हमें वो पैसा नकद में ना मिल जाए या फिर कोई जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है वो कानूनी तौर पर देने के लिए हमें पैसा बाध्य ना हो, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि वो पैसा हमें मिल ही जाएगा। 11वां है हमारा अर्जित
अवधारणा। अर्जित अवधारणा का मतलब ये होता है कि यदि व्यापार में कोई भी सौदा हुआ है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे सौदा नकद हो या फिर उधार। तो इसका प्रभाव संपत्ति और दायित्व पे हमारे पड़ना ही पड़ना। तो जो भी हमारे व्यापार में अदत्त व्यय हो, अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय हो और उपार्जित और अनुपार्जित आय हो, इन सभी का लेखा हमें क्या करना चाहिए, अपने खातों में करना चाहिए। यानी कि हमें ये मान करके लेखा करना चाहिए कि जो भी सौदे हुए उनका हमारे व्यवसाय पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो उनका लेखा हमें क्या करना चाहिए, अपने खातों में करना चाहिए। लास्ट है हमारा सारता की अवधारणा। सारता की अवधारणा का मतलब ये होता है कि हमें अपने खातों में या फिर बहियों में उन्हीं सौदों का लेखा किया जाना चाहिए जिनका कोई सार हो, यानी कि जिनका कोई मतलब हो। ऐसे फालतू किसी भी घटना को या फिर किसी भी सौदे को हमें अपने लेखा में, अपने बहियों में नहीं लिखना चाहिए। यानी कि उन्हीं सौदों को सिर्फ लिखना चाहिए जिनका वित्तीय रूप से हमारे जो है कंपनी या व्यवसाय है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं का लेखा करना चाहिए। लेखांकन में उन सारहीन घटनाओं व तथ्यों की पूर्ण अवहेलना की जाती है जिनका वित्तीय निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम देखें तो एक पेंसिल भी अन्य संपत्तियों की भांति व्यवसाय की संपत्ति होती है, लेकिन इसका लेखा करना जो है वो व्यवसाय के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल टाइम टाइम पर वो छोटी होती जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर एक नई पेंसिल ली जाती है। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का भी हम अपने व्यवसाय में लेखा करने लगे तो हम लेखा जो है वो बहुत ही जटिल हो जाएगा, लाभ हानि निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो केवल उन्हीं सौदों को लिखा जाता है जिनका कि ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थ निकले। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।